हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जुलाई को, जहां तक नोटिस आया है। तो उसी हिसाब से उसी तारीख को आप लोग मान के इसकी तैयारी करें। और उर्दू का जो प्रैक्टिस सेट है, जिन्होंने ज़बान कोई भी इंतखाब की हो, मतलब पहली ज़बान हो या दूसरी ज़बान हो, पहला पेपर हो या दूसरा पेपर हो, दोनों पेपर में अगर उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। ये प्रीवियस पेपर है 2014 का। यहाँ से हम पेडागोजी के क्वेश्चन को देखते हैं और थोड़ा सा वजाहत भी इसकी देख लेते हैं, ताकि इससे मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हल कर सकें बआसानी। देखिए, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि उम्मीदवार इस हिस्से के सवालों के जवाब सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना हो। देखिए, अगर फर्स्ट ज़बान आप लेते हैं तो वो 90 के ऊपर जाता है। ठीक है, अगर आप सेकंड लैंग्वेज उर्दू अगर लेते हैं तो वो 121 से शुरू होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो पहली बार देते हैं अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, तो उर्दू की जगह हिंदी कर देते हैं या इंग्लिश लिए होते तो वो कर देते हैं। तो लिहाजा उनसे पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। मैं इसीलिए हर पेपर में इसको बार बार रिवाइज करता हूँ, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज़ें बाकी रहेंगी। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन देखते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बहुत आसान हैं। अगर मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी अगर आप देख लें और एग्ज़ाम दें तो इंशाल्लाह 28-29 क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिदायत दी गई है कि दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करें। मतलब यह है कि इसमें जो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है उसी का इंतखाब करना है। ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के साथ है। इसको आप थोड़ा सा तवज्जो के साथ इसको देखें। आप 121 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। आमोज़गार यानी जो सीखने वाले हैं, आमोज़गार को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला, यानी अपना इल्म जो है ख़ुद वो तश्कील कर रहा है, तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसमें इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसमें देखेंगे। इसमें देखिए, जब तक आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक इसका ऑप्शन लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर ऑप्शन आपको सही लगेगा। पहला ऑप्शन क्या है। उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। जो उसके तासुरात हैं, जो प्रोजेक्ट में क्या मुश्किल आई है, क्या नहीं है, उनके ख़यालात क्या हैं, वक्फे उनसे जवाब तलब करना। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है। तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करें। देखिए, क्या है, तलबा को सिखाई जाने वाली तहरीर अगर सिखाई जा रही है आप तहरीर, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है वो चूँकि ख़ुद तश्कील नहीं कर रहा है। ऐसा कोई कुछ ऑप्शन देखते हैं जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं। थर्ड ऑप्शन क्या है। तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिश मवाद फराहम करें। ये तो सही बात है कि तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक ही आमोजिशी मवाद जो है फ़राहम किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन है, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाए। देखिए, जो बच्चे इनफरादी तौर से काम करते हैं तो उसमें कहा गया अगर उनको तक़वियत आप फराहम कर रहे हैं, तक़वियत का मतलब रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसके अंदर जो खुद एक मोटिवेशन पैदा होगा, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो इसमें क्या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा कि जब वो खुद किसी को काम को करेगा तो उस क्या होता है कि उसके अंदर खुद तक़वियत वो पहुंचती है और काम को बड़ी दिलचस्पी से के साथ करता है। यानी ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और उसके आदी हो सकें। तो इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप गौर करिएगा। बहुत से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें डायरेक्ट ये इस तरह के क्वेश्चन में ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका देना होता है कि वो बोलने का मौका अगर आप देंगे तो क्या करेंगे कि वो जो उनके बोलने की जो झिझक होती है वो दूर होगी। इसीलिए वो हमने साबित सरगर्मियाँ भी कराई जाती हैं, जैसे तकरीर कराई जाती है या ड्रामेटिक तरीके से कराई, जिससे बच्चों के बोलने की सलाहियत में इजाफा हो।
अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कि बसरी मवाद का इस्तेमाल करें, यानी सिर्फ बसरी मवाद का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ वो देख रहा है, न कि बोलने की हिचकिचाहट दूर हो रही है, लिहाजा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हैं। अब जानते ही हैं कि तलबा को कोई एक ज़बान अगर मतलब मुश्तरका तहज़ीब से, ज़ाहिर सी बात है अलग अलग ज़बान के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग क्लास में जमा होते हैं, तो वहाँ पे आप किसी एक को ये नहीं तरजीह दे सकते कि अगर आपको सिर्फ उर्दू अच्छी आती हो या हिंदी अच्छी आती हो सिर्फ वही बोलें। हो सकता है कि उर्दू का भी बच्चा हो, इंग्लिश जानने वाला भी बच्चा हो, और क्या संस्कृत तो कोई भी हो जानने वाला बच्चा हो। तो आपको क्या है कि सबको अपनी ज़बान बोलने का हक है, तो उनको उनके हक से उनका हक नहीं छीन सकते आप। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। अब देखिए क्लास में जो आम बातचीत होती है, जैसे कि अक्सर होते हैं ना बच्चे, क्लास में बातचीत होती है, वो चीज़ों को समझते हैं, उस्ताद से सवाल करते हैं, तो इस तरीके से। तो ये, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है कि वक्फे से तहरीरी और बोलने का काम दिया जा सके। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन देखा जाए, क्लासरूम में आम बातचीत, यानी इससे ये है कि बच्चा रोज़ अगर वो आम बातचीत करता है, टीचर से बातचीत करता है, आपस में बातचीत करता है, तो उसके अंदर जो बोलने की सलाहियत है वो परवान चढ़ेगी, वो तरक्की होगी, यानी ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर से सीखते हैं, फितरी तौर से सीखने का मतलब क्या है कि जैसे हम उर्दू बोल रहे हैं, तो क्या है आपकी मादरी ज़बान है, आप सुनते हैं तो जैसा सुनते हैं वैसा ही वो बोलते हैं, वो नेचुरल है कि ज़बान की फितरी सलाहियत होती है आपकी ज़बान सीखने की। क्वेश्चन को अगर समझ गए आप तो समझिए कि पूरा मसला हल है। जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है। मौसर तदरीस, पहला ऑप्शन क्या है, मौसर तरसील पर तवज्जो देकर, जो वो आप बात कर रहे हैं, जो आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उस पर बच्चा बिल्कुल तवज्जो दे। सेकंड ऑप्शन क्या है, कै कैसे कहा जा रहा है, हैत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माने में तवज्जो दें। थर्ड ऑप्शन क्या है, वालिदैन से बातें सुनकर। चार क्या है, अपने तौर पर पढ़कर सीखने के लफ्ज़ों का इस्तेमाल। अब जाहिर सी बात है कि ये पढ़कर जैसे आदमी सीखता है वैसे ही वो सुनता है, वैसे ही वो बोलता है। तो अगर हिसाब से इसका क्वेश्चन आंसर देखा जाए तो कैसे क्या जा रहा है, हैत क्या है बजाय, और माने पे तवज्जो ये मरकूज़ करे। यानी बहुत से ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को क्या कहते हैं, समझते हैं क्या कहा जा रहा है, तवज्जो अपनी मरकूज़ करते हैं, उसको गौर से सुनते हैं, फिर उसके बाद उसका जवाब करते हैं, यानी ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल सही है। देखिए ऑफिशियल आंसर की के साथ है कि यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ के इंशाल्लाह जो है आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए 124 नंबर क्वेश्चन है, तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ता दर्ज करे, इस सरगर्मी को क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, बच्चा ऑडियो सुन रहा है, ऑडियो क्या है, एक समई है, यानी समई आला है, तदरीसी आला, समई का मतलब सुनने वाला, ये आला है। तो इसमें क्या है, ताबीराती, एक है ताबीराती जो इंटरप्रेटेड होता है, दूसरा है मालूमात की मुंतकिली, तीसरा है पेशे कयासी यानी प्रेडिक्शन, याद आवरी जो उसको याद आए। अब देखिए इसमें जो इस हिसाब से देखिए, अगर आपके पास कोई मवाद है, अगर आपके पास कोई मालूमात है, आप उसको तश्कील कर रहे हैं यानी दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल किस्म के सवाल क्लास में खाली स्पेस है कि मश्क करने के लिए मुनासिब है। अब देखिए मुनासिब है, सवाल बच्चे से सवाल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आपके पिछले इतवार को अपने जेब खर्च से क्या ख़रीदा, आप आपके शहर कस्बे किसके लिए जाना जाता है, कोई चीज़ हर जगह की कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है, इससे सवाल किया जा रहा है।
आप घर में किस तरह मददगार साबित होते हैं, लोगों की मदद आप कैसे करते हैं। और इसका जो फोर्थ है, अपनी शौकिया कामों के बारे में कुछ बताइए। तो इसमें देखिए, इसमें जो बात कही जा रही है तो उसमें जाहिर सी बात है, अगर इसको आप गौर से देखें तो इसमें क्या है कि बच्चे के बोलने की, उससे बुलवाया जा रहे हैं, ना कि लिखवाया जा रहा है, ना तो उसे और दूसरा काम कराया जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें सीधा सा ऑप्शन सही लग रहा है कि बोलने की सलाहियत से, यानी सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब तलबा कवायद के उसूलों और ज़बान की साख्तों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उन्हें मालूम होना चाहिए। तो हमें उन्हें मालूम होता है कि, अब देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या है, कवायद के उसूल सीखने की सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कवायद के उसूल को सीखने पे सबसे ज़्यादा अहमियत जाती है। अगर आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ी हो, वहाँ पे आप देखेंगे कि कवायद का कोई अलग से चैप्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कवायद पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि कवायद जो है, जब आप कोई नस्र पढ़ते हैं, कोई नज़्म पढ़ते हैं, तो वहीं से वो कवायद निकाल के धीरे धीरे रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल कराते हैं, जिससे वो खुद ब खुद वो कवायद सीख जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, कवायद के उसूल बुनियादी तरसील के लिए लाजमी होते हैं। कवायद के उसूल बुनियादी तरसील के लिए लाजिम होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप बोलना सीख रहे हैं तो पहले आप कवायद सीख लें, ये भी नहीं हो सकता है। अब क्या है, तहरीर का तर्ज कवायद के उसूलों के ज़ेरे असर होता है। ये तो सही बात है कि जब तहरीर का तरीका कवायद के उसूलों के ज़रिए असर होता है, कि आपको कवायद मालूम होना चाहिए कि क्या है, मुअन्नस है, मुज़क्कर है, वाहिद है, जमा है, किस चीज़ के लिए कैसे अल्फाज होने चाहिए, वहाँ पे कवायद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन और अगला ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन क्या है, कवायद के उसूल तरसील और उसके फ़नकाराना सलाहियत को फ़रोग़ देते हैं। हाँ, अब देखिए क्या है कि कोई जब अच्छा उर्दू जानने वाला होता है, जिन्हें अच्छी उर्दू हो, अच्छी बोलते हैं, तो उनको क्या है, आप देखेंगे उसके बोलने का तरीका, अंदाज़ बात करने का, फ़नकाराना सलाहियत को फ़रोग़ के लिए लाजमी होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे पे आप मौसर तरीन यानी अपने असर को कायम कर सकें, तो आपको एक बेहतरीन ज़बान, फ़नकाराना सलाहियत वाली ज़बान को, आप उसमें कवायद भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल। कुछ लोग देखते हैं कि बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें उनसे, तो वहाँ पे वही बात की जा रही है। यानी इसका जो है अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 126 हो गया, 127 नंबर क्वेश्चन है, बाज़ तलबा के लिए लिखना हर दर्जे मुश्किल और सलाहियत आज़मा होता है। आज़मा सरगर्मी होती है, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सॉरी इसको देखिए, इसको इस तरीके से, ये है WLSR, यानी जब LSRW होता है, सॉरी ये थोड़ा सा देखिए, LSRW होता है, ये लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, राइटिंग होता है। तो ये रीडिंग और राइटिंग ये आला सतह की है और ये अदना सतह में आती है। तो ये बात याद रखिए, सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि LSRW इसके आता है कि डायरेक्ट इसको सीक्वेंस भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जब आप पिछला पेपर देखेंगे, प्रैक्टिस से देखेंगे, तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना उसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बाज़ तलबा के लिए हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। अब किस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए, वाज़ेह तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात को समझाने पर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है नहवी साख्तों की मश्क पर। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, कवायद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा खुद एतमादी बढ़ाने पर। चौथा ऑप्शन है आसान काम और कवायद की कम से कम मश्क कराने पर। अब देखिए इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा फ़ैसला करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि तलबा में हर दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। अब इसमें
सबसे उस्ताद किस पे तवज्जो दे सकता है? वाज़े तरसील के लिए, यानी जो बात कर रहा है बिल्कुल वाज़े हो, ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर। यानी अगर आप कोई कवायद बता रहे हैं बच्चों को, कोई कवायद आप बता रहे हैं, तो उसमें जो आप मिसालें दें, जो बात बताएं, तो बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या है। कवायद की तदरीस, कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब, यानी कब कारगर होती है तदरीस? अब देखें, उस्ताद, ये पहला ऑप्शन क्या है? उस्ताद वक्फे वक्फे से मुख्तसर मुद्दती कवायद क्लास लेता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करे। देखिए यहाँ पे क्या है, खुद ठीक करने की बात करिए। अगर तलबा ने खुद अगर किसी चीज़ को गलती की निशानदही कर ली, तो इसका मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से वो सीख रहा है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं, उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की बातें करना, तो इस तरह बिल्कुल काट से बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले कवायद की मशक करना। जाहिर सी उर्दू किसी भी मादरी ज़बान को सिखा रहे हैं तो पहले कवायद आपको सिखाना नहीं है, तो लिहाजा इसका है ऑप्शन सेकेंड, दूसरा ऑप्शन सही है। तलबा अपनी तहरीर या बोलने की सलाहियत को खुद ठीक करते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, आमोजिशी तरीक़ों से आमोजिश से मुताल्लिक़, आमोजिशी तरीका मतलब जो लर्निंग मेथड है, आमोजिशी तरीके से आमोजिश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोजिशी तरीके की एक मिसाल है। तो आमोजिशी तरीके की एक मिसाल क्या होती थी, आप बेहतर तरीके से उसका कर सकते हैं। एक तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ाकार है। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, आमोजिश तरीके से आमोजिश से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। एक तो तवज्जो मरकूज़ का तरीका है, दूसरा क्या है बुलंद आवाज़ में आमोजिश, तीसरा खामोश के साथ, तीसरा क्या है छपी हुई तहरीरों पर मबनी तरीक़ेकार। आप साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी में कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जहाँ पे कुछ छपी हुई तस्वीरें दिखा के आपके अंदर जो जबिल्ली सलाहियत होती है उसको जाना जाता है और आपकी आईक्यू को टेस्ट किया जाता है। तो छपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ाकार, अगर कोई तहरीर छपी हुई है उसके ज़रिए से आप मौसर तरीके से तदरीस के मसाइल को हल कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस सेंसेस का इस्तेमाल करके और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। बस दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए तो इसका मतलब कि क्वेश्चन पूरा हल है। कितना हो गया? 129 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 130 नंबर, उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है। क्या है? उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है, फिर वह तलबा से सवालात करता है। उसके बाद तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके उससे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम लिखने को कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा अपने काम की वजाहत पेश करता है। इस काम के दौरान तलबा, देखिए इस काम के दौरान तलबा क्या करते हैं, ये देखिए, पौधे के बारे में अपनी मालूमात हासिल करते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, पौधे के बारे में वो अपनी मालूमात हासिल कर रहे हैं। काम के तरीक़ेकार मकसद को बयान करने के लिए ज़बान के ख़ास शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो उसके बारे में बना रहे हैं, शाखें बना रहे हैं, तो एक तहरीरी शक्ल उसका अख्तियार कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी है। यानी इसका चौथा ऑप्शन सही है कि ऑप्शन ए और बी दोनों है, यानी इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़याती तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। दोनों का अलग अलग तरीका है भाई पढ़ने का, क्योंकि इसमें तालिब इल्म से तवक्को की जाती है। देखिए इसमें तालिब इल्म से तवक्को क्या की जाती है, तर्ज़ बयान और शायरी को पैगाम की तफ़हीम तो दी जाती है। ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम, सोचने समझने की तो सलाहियत भी शेर व शायरी से बढ़ती है। सिर्फ जज्बाती रद्द-ए-अमल की मवाद की ज़ाती तौर, सिर्फ जज्बाती ऐसा तो नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखते हैं, जज्बाती रद्द-ए-अमल ज़्यादा ज़हनी तफ़हीम, जिससे मवाद का मफ़हूम समझा जा सके। इसमें क्या है, अगर आप चौथा ऑप्शन गौर से अगर थोड़ा देखें तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन चौथे में शामिल हो गया है। तो
यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 131। अब देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में, किसी मजमून की तफहीम के दौरान वो हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है तो पाया जाता है। आप देखिए लेसन प्लान, हर चीज़ को आपको जहन में रख के क्वेश्चन को हल करना है। आपने लेसन प्लान बनाया है, लेसन प्लान में आप तफहीमी सवालात करते हैं तो क्या होता है, कुछ लेसन प्लान में तो तफहीमी सवालात के पहले वजाहत करते हैं, कुछ लेसन प्लान में क्या होता है तफहीमी सवालात के बाद भी वजाहत करते हैं। तो उसमें क्या है, जो इख्तिताम होता है, जो इख्तिताम जिसको रिकैप्चुलेशन कहते हैं, जिसको यादा कहते हैं, उसमें चीज़ों को आप मुख्तसर तौर से इख्तितामी तौर से आप चीज़ों को खुलासा करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही है। तारुफ तो जानते हैं वो तो तमीरी सवालात है, उससे कोई नहीं है, पैराग्राफ ये और दो वस्त में बीच में ऐसा नहीं है, इख्तितामिये पर इसकी बात है। तो यहाँ पे वाज़ेह है कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी अब देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाता है, यानी आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर इसको देखा जाए, किसी नश्र को या किसी नश्र को आप रिकॉर्ड करके बच्चों को सुना रहे हैं, एक ये भी ऑडियो ऐड हो गया। पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल दूसरा है। तीसरा क्या है, सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल, और चौथा है रोल प्ले के ज़रिए से। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए जो आंसर की है ऑफिशियल, वहाँ पे ऑप्शन इसका दिया हुआ है सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल। अब देखिए क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाता है का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट के ज़रिए दौरान में बयान करने वाले अमल को, लेकिन यहाँ पे ऑडियो, अब सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल यूँ कर सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्टर के ज़रिए से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप तस्वीर दिखा सकते हैं, हर चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं सीटेट को अगर देखा जाए तो कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन ये भी मान लेता है। अब आंसर की में क्या क्वेश्चन मानता है तो वो तो अलग बात है, अलग मौजू है, लेकिन रोल प्ले के ज़रिए से हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसलिए हम सफ़ेद बोर्ड को ही यहाँ पे सही मानते हैं, या ऑफिशियल आंसर की में भी इसी को सही माना गया है। अगर आपको यहाँ पे कुछ बेहतर लगे, अगर इसकी कुछ और वजाहत अगर आपके जहन में तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हों तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस कि कलाम में तमाम मज़ामीन उस्ताद के लिए ये जानना ज़रूरी है। अगर सब एक ही ज़बान के बच्चे हैं तो दूसरी ज़बान को सिखाने का मतलब क्या है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि नई ज़बान को समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको किसी भी ज़बान पे आपको रोक नहीं लगानी है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इनफरादी तफावत होता है, हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। और तीसरा क्या है, तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद साथ साथ अपनी नई ज़बान को सीख रहे हैं, यानी तमाम जो है क्लास के बेशतर तलबा मादरी ज़बान को सीख रहे हैं। तो तमाम अब क्या है, तमाम मज़ामीन उस्ताद के लिए जाना ज़रूरी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन तो क्या है, तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद साथ साथ एक नई ज़बान सीख सकते हैं। चौथा क्या है, तलबा के अलावा क्लासेस दरकार हैं। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर थर्ड ऑप्शन है कि तलबा के बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह पूरा पैडागोजी का पोर्शन चल रहा है, और एक क्वेश्चन पैडागोजी का क्या कहा जा रहा है, लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीर अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है। ज़ख़ीर अल्फाज की कमी होती है तो ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती जाते हैं, बच्चे अटक अटक के फिर बोलते हैं। ये बड़ों के साथ भी होता है कि अगर ज़ख़ीर अल्फाज नहीं है तो उनको बात करने में दिक्कत होती है।
इसका एक मुमकिना हल क्या हो सकता है? इसका मुमकिना हल क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए कि अगर लिखने की मश्क के लिए खुसूसी क्लासें की जाएं जिनमें वक्फे वक्फे में लफ्ज़ों को इमला कराया जाए और मश्क कराई जाए, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन के तालिब इल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने, जहाँ हाँ ये देखिए, कहानी की किताबें पढ़ने से क्या होता है, ज़ख़ीर अल्फाज में इजाफा होता है। किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर से पूछताछ करें। ये बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है। और आगे देख सकते हैं, तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू पे तब्दील कराया जाए। और चौथा ऑप्शन क्या है, चंद अल्फाज और उनके माने देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने में को कहा जाए। देखिए चौथा ऑप्शन क्या है कि तालिब इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर से पूछताछ करें। अब गैर रस्मी तौर से पूछताछ करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने कहानी पढ़ ली, अब कहानी को आप गैर रस्मी तौर से आप कह सकते हैं, उसको आप अपनी ज़बान में बताइए, आप उसको अपने तौर से बताइए किस तरीके से आप उसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उसको आप अपने लफ्ज़ों में सीख सकते हैं। यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखिए 136 से 144 क्वेश्चन है जो क्या है, पूरा इक़्तिबास से आता है। पूरे 15 क्वेश्चन इक़्तिबास से आते हैं। तो इक़्तिबास को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, कई बार इस पे बात हो चुकी है कि आप पहले सवालात को पढ़ लें, उसके बाद आप को उसके इक़्तिबास को पढ़ें, तो इंशाल्लाह जो है सारे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बहुत आसान होता है, लेकिन ये एक चीज़ है कि इसकी मश्क कराइए, मश्क ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप इसको बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। मुफ्त के नंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। एक हम क्या करते हैं कि पहले इक़्तिबास पढ़ लेते हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है तो पेपर भी ज़रूरी है इसका हल, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिए। हालात को देखते हुए इसको पूरा हम पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट सवाल पे आएंगे, लेकिन आप वीडियो रोक के उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्या है, सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूक का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई आप बड़े मेहरबान आदमी हैं, आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको ये मुजर्रब नुस्खा बता दूँ। ये दवा आप जिस मरीज़ को भी देंगे बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। उसकी बीमारी खा कितनी ही ख़तरनाक क्यों न हो, उसके साथ ही एक किताब मशकूब की तरफ से बढ़ाते हुए कहा, इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है। हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए, वरना दवा का असर जाता रहेगा। आगे देखते हैं। इस इनायत के लिए मशकूक को रुआं रुआं अजनबी मुसाफिर का शुक्रगुजार होता जा रहा था। वो मुसाफिर का नाम जानना चाहता था, लेकिन उसने बेशतर मशकूक कुछ कह पाता। मुसाफिर चलता बना और देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। इसी दिन से मशकूब ने सड़कों पर पानी बेचना बंद कर दिया, किताब में दर्ज नुस्खे पे अमल करके दवा तैयार की और मरीज़ों का इलाज करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि मशकूब की दवा में इतना ज़बरदस्त असर है, लेकिन जैसे जैसे मरीज़ को उसकी दवा से शिफा होने लगी, उसकी तादाद बढ़ती गई। शफाखाना पर मरीज़ों का हुजूम रहने लगा और मशकूब को लोग हकीम मशकूब के नाम से मुखातिब करने लगे। अजनबी की हिदायत के मुताबिक वो गरीबों को मुफ्त दवा देता था, अलबत्ता अमीरों से खूब पैसा लेता था। लोग मशकूक की हिकमत की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। मशकूक रोज़ बरोज़ खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और एक खूबसूरत औरत से शादी करके बड़े आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। जो जो मशकूक की दौलत बढ़ती गई, लालच इस बहाने इसे
बहकाने लगा और वो सोचने लगा कि गरीबों को मुफ्त दवा देकर उसने सख्त गलती की है। अगर वो ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे बड़ा दौलतमंद शख्स बन गया होता। अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया। उसके फटे पुराने कपड़ों और बदहाली को देखते हुए भी हकीम मशकूब ने दवा देने से पहले उससे फीस तलब की। इस गरीब ने अपनी मजबूरियां बयान कर दी, लेकिन हकीम ने इस बात पर इस पर किसी यानी हकीम ने इसकी बेकसी पर गौर नहीं किया। देखिए, वैसे भी आप जानते हैं लालच बुरी बला होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन। मुसाफिर ने रुखसत होते हुए मशकूक को क्या दिया? एक नायाब नुस्खा दिया, या दवा का नुस्खा दिया, या कीमिया का नुस्खा दिया? अभी हमने पढ़ा है क्या? मुजर्रब नुस्खा दिया उसने, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मुजर्रब नुस्खा दिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। किताब में क्या दर्ज था? इसको किताब में दर्ज क्या था? दवा तैयार करने का तरीका, या ज़ेवरात बनाने का तरीका, या खाना बनाने का तरीका, या तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दवा तैयार करने का तरीका। जल्दी जल्दी सिर्फ ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, फिर बाद में उसको आप लोग देखते रहिएगा। मुसाफिर ने मशकूक को क्या हिदायत की? तो उसको क्या हिदायत दी थी कि गरीबों को मुफ्त में दवा देना है, यानी गरीबों को मुफ्त में दवा देना है, ये हिदायत की थी। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? मशकूक को दवा खाने से क्या होगा? मशकूक की दवा खाने से क्या हुआ? तो मशकूक की दवा खाने से ये हुआ मरीज़ शफायाब होने लगे। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मरीज़ शफायाब होने लगे। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? वो कौन लोग हैं, वो किन लोगों से पैसे लेता था? तो अगर अमीरों से पैसे लेता था, यानी ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दौलत बढ़ने के साथ साथ मशकूक के अंदर क्या बढ़ता गया? लालच बढ़ती गई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जब एक गरीब आदमी दवा लेने आया तो उसके साथ मशकूक ने क्या सलूक किया? दवा की फ़ीस मांगी और उसको मुफ्त में दवा दे दी। उसका भला हुआ उसको बगैर दवा के। तो इसका देखिए, अभी हमने पढ़ा है, दवा की फ़ीस मांग ली उस गरीब इंसान से। अब देखिए 143 नंबर क्वेश्चन। थक कर चूर होना का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा थक जाना। मुहावरे भी आप देख लीजिएगा, अगर इसको कहिएगा तो हम मुहावरे के कुछ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 15-20 मुहावरे, इंशाल्लाह अगर वहाँ से मुहावरे और कुछ वाहिद जमा बता दिए जाएंगे तो ये पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन बहुत आसान पूछता है ये सब। 144 नंबर क्वेश्चन का हिदायत की जमा क्या होती है? हिदायत की जमा हिदायत होती है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्या है। यह भी इक़्तिबास से है क्वेश्चन, और इसको आप गौर से थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इसको आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने की आप कोशिश करिएगा। वीडियो को रोक रोक कर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उर्दू के लिए मवाद का मूलना और कोई डायरेक्ट किताब नहीं है कि आप उसके ज़रिए से इसको हल कर सकते हैं। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो है उसको हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग यहाँ का एक देवता का नाम है, उसी के नाम पर इस शहर का नाम शिलांग रखा गया है। शिलांग देवता को नाच और गाने का बहुत शौक था। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक्स और सुरूर के दिलदादा हैं। शिलांग को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको आप वहीं पे निशान लगाते रहिएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये शहर कदीम व जदीद तहज़ीब का संगम है। यहाँ बड़ी इमारतों के साथ फूस की झोपड़ियाँ भी जाँ बजा नज़र आती हैं। अंग्रेज़ी लिबास के साथ आदिवासियों के रंगीन और ढीली ढाली पोशाकें भी देखी जा सकती हैं। क्रिकेट, पोलो, गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। हफ्ता के दिन यहाँ घोड़ों की रेस भी होती है। यहाँ का बॉटनिकल पार्क बहुत मशहूर है, जिसमें दुनिया भर के तकरीबन सभी किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इसके करीब वार्ड लेक यानी एक झील का नाम से एक झील है, जो घोड़े के नाल से मुशाबे है। यहाँ के आदिवासी खासी और
गारो कबीले के हैं, यानी ये 2 कबीले के नाम हैं। ये लोग नस्ल मंगोल हैं। गोल चेहरा, चपटा सर, चौड़ी पेशानी, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई और चौड़ी नाक, आंखें छोटी और रंग पीला होता है। मर्दों के चेहरे पर बाल बराए नाम होते हैं। आबादी का ज़्यादा हिस्सा ईसाई मज़हब के पैरों हैं, यानी उसकी पैरवी करने वाले हैं या ईसाई मज़हब की। अपने कदीम रस्म व रिवाज और तौर तरीके अपनाए हुए हैं। आगे देखते हैं। यहाँ औरत को एक ख़ास मकाम हासिल है। विरासत की हकदार सिर्फ औरत ही है। वो घर की मालकिन भी होती है, ख़ानदान उसी के नाम से चलता है। मर्दों की मददगार या सलाहकार होता है। औरत के मरने के बाद जायदाद लड़की में सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। बाज़ार में भी ख़रीदो फरोख्त का काम औरतें ही करती हैं। ये पीठ पर अपने बच्चे को कपड़े से बांधे हुए सर पर बोझ उठाए नजर आएंगे। यहाँ एक कहावत आम है, कौम औरत से ही पैदा होती है, इसीलिए यहाँ औरत को ही सब कुछ समझा जाता है। सूबे में खासी और गारो नाम के 2 कबीले ही ख़ास हैं और उन्हीं के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। आदिवासियों के रस्म व रिवाज में कुछ फ़र्क भी है। शादी के बाद शौहर को बीवी के घर रहना पड़ता है और 2-3 बच्चों के बाद ही वो अपना मकान बना सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिलांग को कहा जाता है पहाड़ों की मलका, यानी थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसको शेयर करिएगा उन लोगों तक जिन्होंने उर्दू ज़बान का इंतखाब किया, और आपका भी फ़र्ज़ है ताकि किसी का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि पेपर सीटेट का प्रीवियस पेपर नहीं मिला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर को सॉल्व किया जाए ताकि आपके पेपर आसान हो। 146 नंबर क्या है? शिलांग के पसंदीदा खेल क्या हैं? तो अभी हमने पढ़ा है शिलांग के पसंदीदा खेल क्या हैं। हॉकी, क्रिकेट, हॉकी और सॉरी इसको देखते हैं क्रिकेट। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? कबड्डी, गोल्फ, कश्ती, ये नहीं है। क्रिकेट, पोलो, गोल्फ अभी हमने पढ़ा है सेकंड ऑप्शन, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 147 नंबर देखते हैं। घोड़े की नाद से मुशाबिह झील का नाम क्या है? तो वार्ड लेक ऑप्शन थर्ड इसका सही है। 148 नंबर क्वेश्चन देखें। शिलांग में ज़्यादातर किस मज़हब के मानने वाले होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है ईसाई मज़हब के मानने वाले होते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है शिलांग में औरतों को कौन सा हक हासिल है? तो उनको विरासत का हक हासिल है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे हो गए। शिलांग विरासत, चलिए। लफ्ज़ पैरों के क्या मतलब है? पैरों का मतलब क्या है? आप किसी के जैसे पैरोकार हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो पैरोकार मतलब आप मानने वाले, तो इसका है चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये रहा पूरा वीडियो पूरे 2014 का जो सेकंड लैंग्वेज है। आप उसको पूरा देखें। देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ।